वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई जांच के लिए एक एसआईटी बनाई गई है। अब मामले में 5वीं एसआईटी ये बनी है। कानपुर हिंसा मामले में बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि एसआईटी बनाई गई है। 5वीं एसआईटी गठित की गई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो पूरे मामले की जांच करेगी। क्योंकि हम देखें कि जब से ये मामला सामने आया है उसके बाद हर दिन वहां पर नए वीडियो सामने आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। जुमे की नमाज को लेकर के ज्यादा वहां पर सतर्कता बरती जा रही है ताकि शांति कायम की जा सके, माहौल ना बिगड़े। और अब बड़ी खबर ये है कि 5वीं एसआईटी बनाई गई है। कानपुर हिंसा में ये बड़ी खबर है। साथ ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज कोई बवाल ना हो इसको लेकर की पुलिस पहले से ही एक्शन में है। जहां पर पहले हिंसा हुई थी वहां पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है और अब एसआईटी बनाई गई है जांच के लिए। ये मामले में 5वीं एसआईटी टीम बनाई गई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो पूरे मामले की जांच करेगी। और जो वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें वो लोग नजर आ रहे हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की थी, पुलिस के लिए वो अहम सुराग है। उसी की निशानदेही पर ये सबूत के तौर पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। और काफी लोगों की पहचान भी हो चुकी है। इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई हैं। और आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज को लेकर के वहां पर पहले से ही पुलिस अलर्ट मोड में है। और इस बीच बड़ी खबर यह है, अपडेट यह है कि जांच के लिए एक और एसआईटी बनाई गई है। अमित सिंह मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, 5वीं एसआईटी बनाई गई है इस मामले में? या बिल्कुल जसप्रीत, 5वीं एसआईटी बनाई गई है। इससे पहले 4 एसआईटी कानपुर हिंसा मामले में इन्वेस्टिगेशन लगातार कर रही थी, वहीं 5वीं एसआईटी बनाई गई है। 5वीं एसआईटी का काम यही होगा कि जितने आरोपी पकड़कर जेल भेजे जा रहे हैं उनसे उनका बैकग्राउंड खंगालना, उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना। जो जेल भेजे जा रहे हैं उनका इन्वेस्टिगेशन, यानी यहाँ पर काम सिलसिलेवार तरीके से बांटा गया है सभी एसआईटी को बीच में, ताकि कहीं से भी कोई लूज पॉइंट ना रहे और जल्द से जल्द कानपुर हिंसा मामले का जो चैप्टर है इसको पुलिस क्लोज कर पाए। फिलहाल जुम्मे की नमाज को लेकर चप्पे चप्पे पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, पीएससी के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात कर दिए गए हैं कानपुर में। जी शुक्रिया अमित आपका। क्योंकि इजरायल की वायुसेना के बेड़े में जो लड़ाकू विमान मौजूद हैं वो दोबारा ईंधन भरवाए बिना ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर वापस नहीं आ सकते। उन्हें हमले के लिए या तो ईरान के पास मौजूद किसी एयरबेस पर या फिर हवा में ईंधन भरवाना जरूरी होगा। और इसीलिए इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के लिए अमेरिका के KC-46A विमान की मदद चाहता है। इसी वजह से ईरान आग बबूला है और वो ये आरोप लगा रहा है कि इजरायल उस पर कभी भी हमला कर सकता है। इसीलिए उसने ये धमकी दी कि अगर इजरायल ने ऐसी कोई भी गलती की तो उसके 2 बड़े शहर तेल अवीव और हाइफा को मिसाइल हमला कर बर्बाद कर दिया जाएगा। असल में कुछ रोज पहले IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया था कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है। और 2015 में हुई न्यूक्लियर डील के बाद ईरान के यूरेनियम का भंडार कई गुना बढ़ चुका है, जबकि उस डील में ईरान के यूरेनियम के भंडार की लिमिट तय की गई थी। IAEA की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि 15 मई 2022 तक ईरान का कुल यूरेनियम 3809 किलो तक पाया गया, जो कि अमेरिका समेत कुछ पश्चिमी देशों के साथ हुई ईरान की परमाणु डील में तय की गई सीमा से 18 गुना से भी ज्यादा है। लेकिन ईरान IAEA की इस रिपोर्ट पर बिफर गया। उसने इस रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिए और इसका पूरा ठीकरा अपने दुश्मन इजरायल पर फोड़ दिया और आरोप लगाया कि इजरायल ने IAEA पर जबरदस्त दबाव बनाया था, जिसकी वजह से गलत रिपोर्ट तैयार की गई। लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने ईरान को झूठा करार दिया और उन्होंने 2 टूक कह दिया कि उनके पास चोरी छिपे ईरान में बनाए जा रहे परमाणु बम के तमाम सबूत मौजूद हैं। कुछ हफ्ते पहले यह खबर आई थी कि ईरान ने करीब 2 दशक पहले उसके परमाणु प्रोग्राम की जांच कर रही IAEA की खुफिया रिपोर्ट ही चुरा ली थी और अपने खिलाफ सारे सबूत मिटा दिए थे। हालांकि ईरान ने अपने ऊपर लगाए गए सारे आरोपों को बेबुनियाद बता दिया था। लेकिन इन दोनों देशों के बीच तनातनी तब और बढ़ गई जब ईरान के वैज्ञानिक अयूब इंतजारी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई, जो मिसाइल और हमला करने वाले ड्रोन बनाने में जुटे थे। ईरान ने एक बार फिर इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर हत्या का आरोप लगाया। ईरान का आरोप है कि इजरायल ने साजिश के तहत अयूब इंतजारी को एक पार्टी के दौरान खाने में जहर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इस घटना से पहले ईरान के टॉप कमांडर कर्नल हसन सैयद खुदाई की भी हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप भी ईरान ने इजरायल पर लगाया था। वहीं यूक्रेन की सेना ने आरोप लगाया कि रूस ने खार्किव के एक इलाके में भारी बमबारी की, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में वहां का एक शॉपिंग मॉल भी निशाना बना, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें मॉल पूरी तरह तबाह दिखा।
यह हमला इतना खतरनाक था कि मॉल का एक हिस्सा पूरी तरह ध्वस्त हो गया। अंदर हर तरफ किताबें और कांच की बोतलें बिखरी नजर आईं। Було потужно, що в мене аж вікна задзвеніли. इस हमले का वीडियो मॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया, जिसमें रूसी बमबारी से पहले वहां देर तक सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद जोरदार धमाका हुआ, जिससे मॉल में धुआं भर गया। हमले की जानकारी मिलते ही लोग पहुंचे और मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। Співробітники всі цілі, це случилося ночі, приблизно у першій годині ночі. Було пряме попадання. बाद में दमकल कर्मी भी पहुंचे और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया गया कि रूस के इस हमले ने उस जगह को भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया। उधर उत्तर कोरिया के परमाणु बम टेस्ट करने की खबरों से अमेरिका के कान खड़े हो गए। पश्चिमी मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने चेतावनी दी कि किम जोंग उन किसी भी वक्त न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। और यह भी दावा किया गया कि उत्तर कोरिया ने इसके लिए सभी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। अटकलें हैं कि जल्द ही उत्तर कोरिया जमीन के नीचे परमाणु बमों का परीक्षण कर सकता है। इसीलिए बाइडेन ने आनन फानन में उत्तर कोरिया के लिए नियुक्त अपने विशेष प्रतिनिधि संग किम को हालात पर नजर रखने के लिए सोल भेज दिया और परमाणु परीक्षण करने पर किम को तुरंत और जोरदार जवाब देने की भी चेतावनी दे डाली। हालांकि पिछले 5 वर्षों में उत्तर कोरिया ने कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है, लेकिन जिस तरह हाल के दिनों में कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ा है, उसे देखते हुए किम जोंग उन के परमाणु बम टेस्ट करने की अमेरिकी चेतावनी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये चेतावनी ऐसे वक्त में आई जब कुछ दिनों पहले ही एक साथ 8 बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर उत्तर कोरिया ने अपने तेवर दिखाने की कोशिश की थी, जिसके जवाब में दक्षिण कोरिया और उसके साथी अमेरिका ने भी 8 मिसाइलें छोड़ दी थी और ये संदेश दे दिया कि उत्तर कोरिया को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हालांकि अमेरिका की चिंता एक और बात से है। असल में किम जोंग उन ऐलान कर चुके हैं कि वो अपने देश की परमाणु ताकत को पहले से तेज रफ्तार से बढ़ाएंगे और इस साल के शुरुआती 6 महीनों में ही उत्तर कोरिया अब तक 31 मिसाइल टेस्ट कर चुका है, जबकि इससे पहले उसने 2019 में सबसे ज्यादा 25 मिसाइल टेस्ट किए थे। और पिछले दिनों उत्तर कोरिया ने दावा किया था कि उसने 24 मार्च को हवासांग 17 नाम की अपनी सबसे बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। ये ऐसी मिसाइल है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक साथ कई परमाणु बम दाग सकती है और ये अमेरिका के न्यूयॉर्क और उसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी तक कहर ढा सकती है। हालांकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया था कि उत्तर कोरिया ने 24 मार्च को ऐसा कोई परीक्षण किया ही नहीं, यानी किम जोंग उन ने झूठा दावा किया। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका उत्तर कोरिया को हल्के में नहीं लेना चाहता और वो किसी भी कीमत पर उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहता है, जिसके लिए वो चेतावनी भी दे चुका है कि न्यूक्लियर टेस्ट करने पर उसके पास सैन्य कार्रवाई के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारियों के बीच अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर एक साथ 20 लड़ाकू विमान उड़ाकर अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन भी किया। माना जा रहा है कि ये प्रदर्शन उत्तर कोरिया को ये चेतावनी देने के लिए किया गया कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन इसके बाद भी उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन मानने को तैयार नहीं दिख रहे। खबर है कि वो अमेरिका की तमाम धमकियों और चेतावनियों की परवाह किए बिना परमाणु टेस्ट की तैयारियों में जुटे हैं। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इसी पर चर्चा के लिए किम ने उत्तर कोरिया की सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी की आपात बैठक भी बुलाई, जिसकी तस्वीर भी वहां के सरकारी टीवी चैनल ने जारी की, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता बैठक के लिए जाते दिखाई दिए। 조선노동당 총비서이신 경애하는 김정은 동지께서 ये बैठक ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिका ने चेतावनी दी है कि किम जोंग उन किसी भी वक्त परमाणु बम का टेस्ट कर सकते हैं, जिसे रोकने के लिए उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का हवाला भी दिया और सैन्य कार्रवाई की धमकी भी दी। लेकिन किम के मूड से साफ है कि वो एटम बम का टेस्ट किए बिना नहीं मानेंगे, भले ही अमेरिका लाख दबाव बनाए। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में केमिकल हथियार बनाने का आरोप लगाया। रूस का दावा है कि प्लांट से उन्हें केमिकल हथियार बनाने के कई सबूत मिले हैं। 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूसी सेना मारियोपोल पर कब्जा जमाने के लिए टूट पड़ी थी और इस शहर को अपनी मुट्ठी में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। लेकिन पहले से तैयार यूक्रेन की सेना ने पुतिन की फौज को हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब दिया, जिससे बौखलाए पुतिन ने अपने सबसे वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को जंग में उतार दिया था। उस वक्त ये दावा किया गया था कि मारियोपोल पर कब्जे के लिए पुतिन ने चेचन लड़ाकों को शहर में तबाही मचाने की खुली छूट दे दी थी। आरोप है कि पुतिन का आदेश मिलते ही चेचन लड़ाकों ने रूसी फौज के साथ मिलकर शहर पर जमकर कहर बरपाया और सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। रॉकेट, बम और मिसाइलों की मार से पूरा शहर कब्रिस्तान में तब्दील हो गया।
कई दिनों तक चली जंग के बाद रूस ने दावा किया कि उसकी सेना ने मारियोपोल पर कब्जा जमा लिया है। लेकिन शहर में मौजूद अजोवस्ताल स्टील प्लांट रूस की पकड़ से दूर था, क्योंकि यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट अजोव रेजिमेंट के सैनिकों ने स्टील प्लांट को अपना बेस बना लिया था। और दावा किया गया कि प्लांट में यूक्रेन के करीब 2000 से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं, जो छिपकर रूसी सेना पर धावा बोल रहे हैं, जिसकी वजह से कई दिनों तक चली जंग के बाद भी स्टील प्लांट पर रूस का कंट्रोल नहीं हो सका था। और अजोव रेजिमेंट के हमले की वजह से रूसी सेना को काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। अजोवस्ताल स्टील प्लांट में छिपे अजोव रेजिमेंट के सैनिक रूस के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए थे, या यूं कहें कि उन्होंने पुतिन की फौज की नाक में दम कर दिया। वो न सिर्फ रूसी फौज को स्टील प्लांट में घुसने से रोक रहे थे, बल्कि उन्हें करारा जवाब भी दे रहे थे। मतलब ये कि पूरे शहर पर कब्जा जमाने के बाद भी अजोवस्ताल स्टील प्लांट रूस के कंट्रोल से बाहर था। इसी बात से पुतिन की सेना बौखला गई थी। स्टील प्लांट को जीतना रूस के लिए नाक का सवाल बन गया था। इसके बाद रूसी सेना ने स्टील प्लांट को चारों तरफ से घेर कर हमला बोल दिया। कई दिनों तक प्लांट पर कब्जे की जंग लड़ी गई। यूक्रेन के सैनिकों को वहां से निकालने के लिए रूस ने आसमान से बमों की बारिश कर दी। रूस ने अपने सबसे ताकतवर टैंकों से प्लांट की इमारतों पर ताबड़तोड़ गोले बरसाए, लेकिन इसके बाद भी पुतिन की सेना स्टील प्लांट पर कब्जा जमाने में नाकाम रही। हालांकि बाद में रूस ने यह दावा किया कि इन हमलों में अजोव रेजिमेंट के ज्यादातर लड़ाकों की मौत हो चुकी है, जबकि कई सैनिकों की हालत गंभीर है, जिन्हें अगर वक्त रहते वहां से नहीं निकाला गया तो उनकी मौत हो जाएगी। जिसे देखते हुए यूक्रेन ने स्टील प्लांट से घायल सैनिकों को निकालने के लिए रूस से बातचीत शुरू की। दोनों देशों के बीच समझौता हुआ और फिर अजोव रेजिमेंट के 2000 से ज्यादा सैनिकों ने रूसी सेना के आगे हथियार डाल दिए। स्टील प्लांट पर कब्जा करने के बाद वहां तलाशी अभियान शुरू किया गया। चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई और इस दौरान यूक्रेन की सेना की तरफ से बिछाई गई लैंडमाइन को नष्ट किया गया। इसी कड़ी में रूस ने यह आरोप लगाया कि पश्चिमी देशों की मदद से यूक्रेन प्लांट के अंदर केमिकल हथियार बनाने में जुटा था, जिसके तमाम सबूत उसके पास मौजूद हैं। Объектом Украины, они заранее уже, мне кажется, месяца 3 назад. हालांकि इससे पहले जेलेंस्की पुतिन पर जंग में केमिकल हथियार इस्तेमाल करने का आरोप लगा चुके हैं। उनका यह भी आरोप है कि प्लांट में छुपे यूक्रेन के सैनिकों को बाहर निकालने के लिए रूस ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया था। हालांकि इन आरोपों को रूस की तरफ से खारिज कर दिया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हैकर्स ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाई है। डिप्टी सीएम के ओएसडी ने यह थाने में तहरीर दी है। फेसबुक प्रोफाइल के दुरुपयोग की शिकायत की है। कौशाम्बी से ये आईडी चलाई जा रही थी। अब पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हैकर्स ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाई है। यूपी के डिप्टी सीएम की फर्जी प्रोफाइल बनाई गई। डिप्टी सीएम के ओएसडी ने थाने में इसको लेकर के तहरीर दी और अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अब आपको दिखाते हैं कानपुर हिंसा से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। कानपुर में धारा 144 लागू। जुमे की नमाज को लेकर जिले में कड़ी सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। फ्लैग मार्च भी निकाला गया। जुमे की नमाज को लेकर डीएम और कमिश्नर ने पीस कमेटी के साथ की बैठक। शांति व्यवस्था बनाए रखने पर हुई चर्चा। ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल के महासचिव मोहम्मद हाजी सलीम की कानपुर के लोगों से अमन और शांति की अपील। जुमे की नमाज में किसी भी तरह का बवाल न करने की गुजारिश। शहर की मस्जिदों के इमामों को भी लिखा खत। कुछ शरारती लोगों ने जमीयत उलेमा हिंद अरशद मदनी गुट का नाम लेकर पोस्ट वायरल किया। पोस्ट में जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों के बाहर जुलूस निकालने की अपील। मामले में एफआईआर दर्ज। कानपुर शहर के काजी ने पुलिस से बेगुनाह लोगों की रिहाई की मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस तक पहुंचाई बात। कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी का एक पुराना वीडियो वायरल। वीडियो में स्कूटर लगी गाड़ी में घूमता दिखा हाशमी। गाड़ी में हाशमी के साथ दिखे कुछ और लोग। हाशमी पर अब तक कुल 9 एफआईआर दर्ज। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने जेल में हयात जफर हाशमी से की पूछताछ। 2 घंटे से ज्यादा चला सवालों का दौर। कानपुर हिंसा मामले में बनी एसआईटी की जांच जारी। नगर निगम के सफाई कर्मियों का लिया बयान। पत्थर, कांच, टूटे सीसीटीवी और दूसरी चीजें हटाने वाले सफाई कर्मियों का भी बनाया जांच का हिस्सा। कानपुर हिंसा मामले में विदेशी फंडिंग के एंगल की भी जांच तेज। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी और आरोपियों का मांगा ब्यौरा।
कानपुर में सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वालों पर एसआईटी की कड़ी नजर। गौरव राजपूत नाम का आरोपी गिरफ्तार। हिंसा मामले में की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने रूसी टैंक को निशाना बनाया। हमले में रूस के टैंक तबाह हो गए हैं। रूस के टैंक में तेज धमाका भी हुआ है। तो रूसी टैंक लगातार शिकार बन रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एक और रूसी टैंक को यूक्रेन की सेना ने निशाना बनाया, जिसमें टैंक पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। हमले में रूस के टैंक तबाह हुआ है। ये वीडियो भी सामने आया है न्यूज़ 18 इंडिया पर। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीएसएफ की एक जांच में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। खबर है कि मूसेवाला की हत्या समेत कई बड़े अपराधों का पाकिस्तान से कनेक्शन हो सकता है। बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान से भारत में खतरनाक हथियार और ड्रग्स भेजे जा रहे हैं, जिनके लिए ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह कि पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन की जड़ें भारत में निकली हैं। मतलब ये कि भारत से ही ये ड्रोन पहले पाकिस्तान भेजे जाते हैं, फिर पाकिस्तान में बैठे लोग ड्रोन में हथियार, बम, ड्रग्स, कैश या कोई भी सामान लोड करते हैं। फिर वही ड्रोन लौट कर भारत आते हैं। लेकिन अब बीएसएफ की तकनीकी टीम इस ड्रोन वाली साजिश की जड़ तक पहुंच गई। खिलौने जैसे ड्रोन के जरिए पाकिस्तान भारत में लंबे समय से गड़बड़ी फैलाने में लगा है। पता चला है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या जैसे अपराधों में भी पाकिस्तान की बड़ी भूमिका हो सकती है। आशंका यह है कि पंजाब के गैंगस्टर जिन हथियारों के दम पर लोगों में दहशत कायम करते हैं, वो उनके पास पाकिस्तान से पहुंचते हैं। कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के तार पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं। संभावना इस बात की जताई जा रही है कि जिस गोली से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, वह गोली पाकिस्तान से पंजाब आई हो। लेकिन सबसे अहम तो यह है कि अपने ही देश में ऐसे लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान के साथ मिलकर ये खतरनाक खेल खेलने में लगे हैं। अब तक कई बार पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन पकड़े जा चुके हैं। कई बार तो इन्हें लावारिस हालत में बरामद किया गया, तो कई बार ड्रोन से गिराए गए हथियार और ड्रग्स पुलिस ने जब्त किए। हर बार यही समझा जा रहा था कि पाकिस्तान ही इस खेल का सूत्रधार है, जबकि नई थ्योरी के मुताबिक असली खलनायक तो अपने ही देश में बैठे हैं, जो पाकिस्तान से कुछ भी मंगवाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस खेल का पता तब लगा जब बीएसएफ की तकनीकी टीम ने पकड़े गए कुछ ड्रोन की जांच की। आमतौर पर ड्रोन में उसकी लोकेशन से जुड़ी हिस्ट्री का डेटा मौजूद रहता है। मतलब उसकी जांच से यह पता लगाया जा सकता है कि वो कहां से आया, कहां गया, मतलब उसकी चाल का पूरा ब्यौरा। जब पकड़े गए ड्रोन की जांच की गई तो बीएसएफ के अधिकारी हैरान रह गए, क्योंकि पता चला कि ये ड्रोन आए तो पाकिस्तान से ही हैं, लेकिन पहले ये भारत से पाकिस्तान गए थे। मतलब ये कि पहले भारत से ही किसी ने इन्हें पाकिस्तान भेजा और फिर पाकिस्तान से इन्हें भारत भेज दिया गया। एजेंसियों को पंजाब के अमृतसर और तरन तारण जिलों की कुछ ऐसी लोकेशन भी पता चली जहां से ये ड्रोन पाकिस्तान भेजे गए थे। लेकिन जांच के बाद पंजाब पुलिस और बीएसएफ की टीमें उन जो भारत में बैठकर लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। हालांकि इतना जरूर साफ हो गया कि पाकिस्तान में बैठे कई गिरोह लगातार भारत में बैठे कुछ लोगों के संपर्क में हैं। यह भी साफ हो गया कि चाहे फोन से बात हो या सैटेलाइट फोन से, लेकिन वो आपस में बात भी कर रहे हैं। तीसरी बात यह पता चल गई कि पाकिस्तान में बैठे लोग केवल सप्लायर हैं, जो भारत में बैठे अपराधियों को उनकी जरूरत का हर सामान भेज रहे हैं। अब पुलिस के सामने चुनौती है भारत में बैठे उन लोगों की तलाश करने की जो पाकिस्तान के इस नए कुरियर सिस्टम का खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह कि भारतीय जांच एजेंसियों को उन जगहों की भी पक्की खबर मिली है जहां से ड्रोन सीमा पार भेजे जा रहे थे, इसीलिए उन जगहों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा सीमा के पास के गांव में हर उस शख्स पर नजर रखी जा रही है जिस पर इस नेटवर्क से जुड़े होने का शक हो। लेकिन जांच एजेंसियों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वो सीमा पार से आने वाले ड्रोन को रोकने का कोई पक्का रास्ता ढूंढ नहीं पाई है, जिसकी वजह से इस परेशानी का जड़ से खात्मा नहीं हो पा रहा। पहले दावा किया गया था कि ड्रोन को रोकने के लिए खास तरह का एरियल डिफेंस सिस्टम लगाया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम अब तक तैयार नहीं है। एक दिन पहले जम्मू में इसी तरह के ड्रोन के जरिए कुछ बम पाकिस्तान से भेजे गए थे। खबर है कि 3 टिफिन बम भेजे गए थे जिनमें टाइमर तक लगे हुए थे। हालांकि बीएसएफ ने ये ड्रोन नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की एक और बड़ी साजिश को नाकाम किया है बीएसएफ ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने। अमरनाथ यात्रा में हर साल आतंकी संगठन गड़बड़ी फैलाने की साजिश रचते रहे हैं। अगर ये ड्रोन भेजने वाले अपने मकसद में कामयाब हो जाते तो बड़ा आतंकी हमला हो सकता था। दावा ये किया जाता है कि तकनीकी कारणों से ये ड्रोन एरियल डिफेंस को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। यह ड्रोन्स इतने छोटे होते हैं और ऐसे जगहों से भेजे जा सकते हैं कि इनको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। हालांकि माना जा रहा है कि सेना इसका भी तोड़ निकालने पर तेजी से काम कर रही है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें आसमान से बम गिरते दिखाई दिए।
जेलेंस्की की फौज ने दावा किया कि इस हमले में उसने रूस के हथियार गोदाम को तबाह कर दिया। और इतना ही नहीं, उसने कुछ रूसी सैनिकों को भी मार गिराने का दावा किया। सामने आए वीडियो में एक मैदान के बीच बने कुछ ठिकानों पर कई धमाके होते दिखाई दिए। एक के बाद एक हुए तेज धमाकों से पूरा इलाका थर्रा उठा। वहीं बमबारी के बीच जैसे ही एक बम हथियारों से भरे गोदाम पर गिरा, वहां जोरदार विस्फोट हुआ और ऐसा लगा मानो जमीन पर ज्वालामुखी फूटा हो। यूक्रेन ने रूस के हथियार गोदाम को टारगेट कर कई बम गिराए। उसके हमले इतने जोरदार थे कि गोदाम में लगी आग काफी देर तक धधकती रही, जबकि उससे उठने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इस बमबारी में रूस के कई आधुनिक हथियारों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। हालांकि ये हमले किस इलाके में किए गए, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। अब आपको दिखाते हैं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। गैंगस्टर गोल्डी बरार के खिलाफ इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस। गोल्डी बरार ने ली थी मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी। गोल्डी बरार पर पंजाब में कुल 16 केस दर्ज, कोर्ट से फरार घोषित है गोल्डी बरार। पंजाब पुलिस के डॉजियर में गोल्डी की 5 तस्वीरें, समय के साथ बदलता रहता है हुलिया। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस के जेल जाने के बाद गैंग की कमान गोल्डी बरार के हाथ कनाडा से ऑपरेट करता है गैंग। जेल में बैठे लॉरेंस के इशारे पर देता है वारदात को अंजाम। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की 5 दिन की पुलिस रिमांड खत्म, पटियाला हाउस कोर्ट में किया जा सकता है पेश। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस नहीं मांगेगी और रिमांड, वापस तिहाड़ जेल भेजा जा सकता है लॉरेंस। जांच एजेंसियों को सिद्धू मूसेवाला की हत्या में पाकिस्तान और आईएसआई का हाथ होने का शक। मूसेवाला को मारने के लिए हथियार पाकिस्तान से आने की आशंका। लंबी पूछताछ के बाद पुणे ग्रामीण क्राइम ब्रांच सौरभ उर्फ महाकाल को लेकर रवाना हुई खेड़। पूछताछ में मूसेवाला केस में अरेस्ट महाकाल ने सलमान खान धमकी मामले में खोले कई राज। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पकड़े गए सौरभ उर्फ महाकाल ने सलमान खान धमकी मामले में पुलिस को दी जानकारी। चिट्ठी का मास्टरमाइंड विक्रम बरार तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का है साथी। सलमान खान धमकी मामले में अहम खुलासा, धमकी भरा खत रखने के लिए राजस्थान से आए थे बिश्नोई गैंग के 3 लोग। मूसेवाला केस में पकड़े गए सौरभ महाकाल ने पूछताछ में उगला सारा सच। जांच एजेंसियों के मुताबिक सौरभ उर्फ महाकाल है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अहम किरदार। गैंग के लिए सुपारी किलिंग, पैसों का लेन देन और हथियार मुहैया करवाने का करता था काम। सौरभ उर्फ महाकाल से पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस भी पहुंची पुणे। सिद्धू मूसेवाला मामले में सौरभ से हुए कई सवाल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन का नया हथियार कॉकटेल बम है। यूक्रेन ने जारी किया है वीडियो, रूस के ठिकानों को बना रहा है निशाना। यूक्रेन के सैनिक कॉकटेल ग्लास में ग्रेनेड बम रखकर ड्रोन की मदद से रूसी ठिकानों को बना रहे हैं निशाना। तो नए नए हथियार का प्रयोग यूक्रेन कर रहा है। अब ये नया हथियार है कॉकटेल बम। वहीं यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने यह दावा किया कि चीन के परमाणु ठिकाने पर निगरानी के लिए अमेरिका ने अपना ताकतवर टोही विमान तैनात कर दिया। असल में यह नौबत तब आई जब कुछ रोज पहले इंडो पैसिफिक रीजन में ऑस्ट्रेलिया और चीन के लड़ाकू विमान आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने यह आरोप लगाया कि चीन साउथ चाइना सी में दादागिरी कर रहा है और उसके विमानों को नुकसान पहुंचाने में जुटा है। यह घटना 26 मई की बताई गई, लेकिन चीन आरोप से इनकार कर रहा है। उसका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी मनमानी करना बंद करे और साउथ चाइना सी से नजर हटाए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। इसके कुछ रोज बाद इसी तरह के आरोप कनाडा ने भी चीन पर लगाए। कनाडा का आरोप है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में गश्त के दौरान उसके लड़ाकू विमानों के सामने अचानक चीन के विमान आ गए थे। उसका दावा है कि चीन के फाइटर जेट कनाडा के लड़ाकू विमानों के इतने करीब पहुंच गए थे कि उनके पायलट एक दूसरे को आसानी से देख सकते थे। और इस घटना के बाद कनाडा की सरकार ने चीन की इस हरकत पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। हालांकि इसके बाद समंदर में चीन की बढ़ती दादागिरी से परेशान होकर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका से दखल देने की मांग की थी, जिसके बाद चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने अपने RC-135U टोही विमान को चीन के दक्षिणी समुद्री तट की निगरानी के लिए तैनात कर दिया, ताकि चीन की परमाणु पनडुब्बियों की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। असल में चीन एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक छत्र राज करना चाहता है और इसके लिए वो लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। इसी वजह से वो कंबोडिया में भी सैन्य ठिकाना बना रहा है। चीन की कोशिश है कि वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य ठिकानों का ऐसा जाल बिछाए कि दुश्मन उसकी ओर आंख उठाकर न देख सके। और अपनी इसी कोशिश को कामयाब करने के लिए
उसने कंबोडिया को मोहरा बनाया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन कंबोडिया के रीम नेवल बेस के उत्तरी हिस्से में अपना नेवल बेस बना रहा है। कंबोडिया का यह बेस थाईलैंड की खाड़ी में है, जो साउथ चाइना सी का हिस्सा है। मतलब चीन ने समंदर के उस हिस्से में सैन्य ठिकाना बनाने की चाल चली जिस पर वो अपना हक जताता है। इससे पहले चीन का नौसैनिक सुविधाओं वाला इकलौता मिलिट्री बेस अफ्रीकी देश जिबूती में था, और अगर चीन की चाल कामयाब रही तो कंबोडिया दूसरा ऐसा देश बनेगा जो चीन की नौसेना को अपने यहां ठिकाना देगा, यानी विदेश में चीन का दूसरा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में पहला नेवल बेस बनकर तैयार हो पाकिस्तान में आतंकियों के साथ शांति समझौते के बाद भी खून खराबा थमने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान की सरकार ने वहां आतंक फैलाने वाले संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से शांति समझौता किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने शांति समझौते के कागज को फाड़ा और हवा में उड़ा दिया, क्योंकि उस पर लगातार ये आरोप लगते रहे कि वो पाकिस्तान के मासूम लोगों की जान ले रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान में दहशत फैलाने वाले तालिबान संगठन का सरगना जेल से फरार हो चुका है और उसने काबुल में शरण ली है। कहा जा रहा है कि इसी वजह से पाकिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के हमले बढ़ चुके हैं और तालिबान और पाकिस्तान की दोस्ती में दरार आ चुकी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का कमांडर काबुल से ऑपरेट कर रहा है और पाकिस्तान के सैनिकों और लोगों को निशाना बना रहा है। खबर है कि इसी हफ्ते वजीरिस्तान के उत्तरी इलाके में एक सैनिक की हत्या हुई। इसके अलावा पिछले महीने पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर 8 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। यही नहीं, दावा किया गया कि पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम इलाके में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान सक्रिय हो चुका है, जिसमें अफगानिस्तान की सत्ता में बैठे तालिबान उसका साथ दे रहे हैं, और इस वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर टेंशन बढ़ने की खबर है। उधर खबर है कि यूरोप को 2 हिस्सों में तोड़ने का रूसी राष्ट्रपति पुतिन का प्लान काम करना शुरू कर चुका है, क्योंकि जंग की वजह से यूरोप के ज्यादातर देशों ने रूस से तेल और गैस मंगवाना बंद कर दिया था, और अब दावा है कि इन देशों में गैस और तेल की भारी किल्लत की वजह से फूट पड़नी शुरू हो चुकी है, और उन्हें यह डर सता रहा है कि अगर जंग ऐसे ही चलती रही तो गैस और तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। हालांकि जंग के पहले ही दिन से यूरोपियन यूनियन और नेटो के सदस्य देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। रूस से मुकाबले के लिए यूक्रेन को घातक और ताकतवर हथियारों की सप्लाई भी कर रहे हैं। जो देश हथियारों से मदद नहीं कर पा रहे हैं वो यूक्रेन के लिए खाने पीने का सामान और दवाइयों का इंतजाम करने में जुटे हैं। पश्चिमी देशों से मिलने वाली मदद के दम पर यूक्रेन न सिर्फ अब तक रूस के सामने खड़ा है, बल्कि लगातार उसके हमलों का जवाब भी दे रहा है। रूस की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने के लिए पश्चिमी देशों ने उस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। यूक्रेन पर हमले के विरोध में पश्चिमी देशों ने रूस से तेल और गैस भी लेना बंद कर दिया, जबकि पूरा यूरोप रूस से आने वाली गैस और तेल पर काफी हद तक निर्भर है। जंग शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों को यह लगा था कि रूस पर प्रतिबंध लगाकर वो पुतिन को घुटनों पर ला देंगे और न चाहते हुए भी रूस को यूक्रेन से पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन पश्चिमी देशों को झटका तब लगा जब रूस ने पाबंदियों की परवाह किए बगैर यूक्रेन पर हमले जारी रखे, यहां तक कि यूक्रेन के पूर्वी इलाके में मौजूद मारियोपोल शहर के साथ कई इलाकों पर कब्जा करने का दावा तक कर दिया। हालांकि यूक्रेन की सेना भी पश्चिमी देशों से मिले हथियारों से हर मोर्चे पर रूसी सेना को जवाब देने में जुटी है, लेकिन पश्चिमी देशों की परेशानी यह है कि यूक्रेन की जंग अब चौथे महीने में पहुंच चुकी है और अभी इसके खत्म होने के आसार दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे, जिसकी वजह से नेटो देशों और यूरोपियन यूनियन में शामिल देशों के सामने कई तरह की मुसीबतें खड़ी हो गई, जिनमें सबसे बड़ी मुसीबत का नाम है यूरोप की ऊर्जा जरूरत, जो जंग शुरू होने से पहले तक रूस से आने वाले तेल और गैस पर टिकी थी, लेकिन अब इनकी सप्लाई ठप है। असल में इसके पीछे पुतिन की एक सोची समझी रणनीति है। पुतिन ये चाहते हैं कि यूक्रेन की जंग इसी तरह चलती रहे, जिसकी वजह से पश्चिमी देशों के सामने न सिर्फ खाने का संकट खड़ा होगा, बल्कि तेल और गैस नहीं पहुंचने से उनकी पूरी रणनीति धरी की धरी रह जाएगी। और सवाल यह है कि अगर ये जंग और लंबी खिंची तो रूस के खिलाफ पश्चिमी देश कब तक एकजुट रह पाएंगे, क्योंकि यूरोप के कई देशों का धैर्य अब जवाब देने लगा है, जिसका फायदा सीधे तौर पर पुतिन को होगा। असल में पुतिन की इस शातिर चाल का असर भी दिखना शुरू हो चुका है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इटली भी दबी जबान में रूस से तेल और गैस आयात नहीं करने वाले प्रस्ताव का विरोध शुरू कर चुका है। मतलब ये कि इटली ने यूरोपियन यूनियन की वो शर्त मानने से इनकार कर दिया जिसमें रूस से गैस और तेल का आयात नहीं करने की बात कही गई थी। हालांकि जंग के पहले ही दिन से इटली यूक्रेन के साथ खड़ा है, लेकिन इसके बाद भी वो रूस से लगातार गैस खरीद रहा है। असल में रूस इटली को सबसे ज्यादा नेचुरल गैस की सप्लाई करता है। इटली जितनी गैस इंपोर्ट करता है उसका 40% रूस से ही आता है।
लेकिन यूरोपियन यूनियन उस पर रूस से गैस और तेल नहीं खरीदने का दबाव बना रहा है। इसी वजह से इटली के सब्र का बांध टूट गया और वो यूरोपियन यूनियन के खिलाफ खड़ा हो गया। इटली से पहले हंगरी ने भी रूस के गैस और तेल आयात पर प्रतिबंध लगाने वाले यूरोपियन यूनियन के प्रस्ताव से इनकार कर दिया था। जर्मनी और फ्रांस भी चोरी छिपे रूस से तेल और गैस मंगवा रहे हैं। यहाँ तक कि गैस और तेल की सप्लाई के लिए रूस की शर्त मानने के लिए भी वो तैयार हो चुके हैं। मतलब ये कि जो देश रूस की अर्थव्यवस्था डुबोने की कोशिश कर रहे थे, वो खुद ही आर्थिक संकट में घिर गए हैं। यानी यूरोप को दो हिस्सों में तोड़ने के लिए पुतिन का बनाया प्लान अब काम करने लगा है। इस बीच